साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आइए आज की कक्षा हम लोग फिर से प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस का श्रृंखला। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? तो साथियों अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? तो अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बना है। तो आइए देखते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है। तो साथियों अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3, जिसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 1 होता है और हाइड्रोजन का कितना अणु होता है? 3 होता है। यानी अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अनुपात पूछे तो 3:1 और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का पूछे तो 1:3। तो किसका पूछ रहा है? देखो तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन का नाम पहले आया है तो 1 और हाइड्रोजन का बाद में आया है तो 3। देखो खोजो 1:3 कहाँ है? 3 नंबर, C नंबर आंसर होगा। क्या होगा? C नंबर आंसर होगा। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। साथियों सेकेंड क्वेश्चन है कि दांत का कठोरतम भाग क्या होता है? तो हम लोगों के दांतों का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है? तो आपको बता दे कि दांतों का सबसे कठोरतम भाग एनामिल होता है। क्या होता है? एनामिल होता है। साथियों दांत का सबसे कठोरतम भाग एनामिल होता है। डेंटाइन नहीं होगा, मज्जा गुहा नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा? एनामिल होता है। दांत का सबसे कठोरतम भाग को क्या कहते हैं? एनामिल कहते हैं। आइए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? किस पर क्रिया करता है? वसा पे। कौन सा एंजाइम वसा पे क्रिया करता है? तो आपसे बता दे कि वसा पे क्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? तो वसा पे क्रिया करने वाले एंजाइम को एमाइलेज कहते हैं, लाइपेज कहते हैं, ट्रिप्सिन कहते हैं या पेप्सिन कहते हैं? बताइए। तो वसा पे क्रिया करने वाले एंजाइम को लाइपेज कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? लाइपेज कहते हैं। वसा पे क्रिया करने वाले एंजाइम को लाइपेज कहते हैं। धुआं उड़ा देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। वसा पे क्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? लाइपेज कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 4 नंबर कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताइए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग पढ़े होइएगा कि आयोडीन के कमी से घेघा नामक रोग होता है। क्या होता है? घेघा नामक रोग होता है। अब ये घेघा रोग में क्या होता है कि मानव के गला में उभर जाता है। गला में जब वो नस या मांस फूल जाता है जिसको घेघा कहते हैं साथियों। तो आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा नामक रोग होता है। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा नामक रोग होता है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो आप लोग पढ़े होइएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। साथियों आपको बता दे कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं वो आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है। किसी न किसी साल में बिहार बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट किया गया है। उन्हीं सब क्वेश्चनों का हम लोग अपना एक कलेक्शन तैयार कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो बताइए कि वास्तविक प्रतिबिंब होती है उसका स्थिति क्या होता है? तो आपको बता दे कि वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा क्या होती है? उल्टा होती है।
वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा उल्टा होती है। क्या होती है साथियों? उल्टा होती है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठोक देना है एग्जाम में, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। समझे क्या? चलिए आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि आपतन कोण अगर 70 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। ये फ्री का नंबर है। किसका नंबर है? फ्री का नंबर है। आपतन कोण अगर 70 डिग्री है तो परावर्तन कोण बताइए। तो प्रकाश के परावर्तन में आप लोग कुछ पढ़े थे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। मैं याद दिला दूं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो वहां पे हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब ये 2 नियम कौन कौन सा था? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम कौन कौन सा था? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम था कि प्रकाश जब किसी माध्यम से आती है तो टकरा करके वापस चल जाती है। तो आने वाले लाइन को यानी आने वाले प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाले को परावर्तित किरण कहते हैं। तो फर्स्ट नियम था साथियों कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सिद्ध में होंगे। और सेकेंड नियम क्या था? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो जब आपतन कोण दिया है 70 डिग्री, साथियों आपतन दिया है 70 डिग्री, तो ये परावर्तन क्या होगा? बताइए तो परावर्तन क्या होगा? यो होगा 70 डिग्री। कितना होगा? 70 डिग्री। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। जब आपतन कोण 70 डिग्री हो तो परावर्तन कोण भी 70 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है? यानी दीवार पे पोचाड़ा लगाते हुए देखे हैं, उसमें किस विलयन का प्रयोग होता है? तो साथियों बता दे कि उसमें CaOH का होल ट्वाइस, CaOH के होल ट्वाइस को हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है साथियों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। एक होता है सूखा चूना और एक होता है भुजा हुआ चूना। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात आया तो मैं बता देता हूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है। तो साथियों सूखा चूना होता है जिसका रासायनिक सूत्र CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे ही हम सूखे चूने को पानी में डाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। सूखा चूना पानी के साथ संयोग करके CaOH का होल ट्वाइस बनाता है, जिससे हम लोग अपने घरों पे सफेदी का काम करते हैं। समझे? तो यही होता है कली चूना और ये होता है बुझा हुआ चूना और सुखलका जो होता है ना वो कली चूना होता है। समझे साथियों? तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन है एवं लास्ट है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो अब बता दें आपको कि प्रकाश की चाल तो सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है और कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन यहां पे कहा है कि निम्नलिखित में से, यानी इसका मतलब हुआ कि हम जो नीचे ऑप्शन दे रहे हैं उसमें सबसे अधिक प्रकाश के चाल किसमें होता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। जल में, हवा में, शीशा में, हीरा में।
तो साथियों बता दे कि इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे अधिक होगा हवा में, प्रकाश के चाल सबसे अधिक किसमें होगा? हवा में। और ऐसे पूछे नॉर्मली तौर पे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होता है, चुपचाप बता देना है कि प्रकाश के चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। तो पूछेगा कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये ऑब्जेक्टिव क्लास सीधा सीधा एग्जाम में आप लोगों को मदद पहुंचाएगा। इसलिए इस क्लास को अटेंड जरूर करें, अपने नोट्स में इसको शामिल जरूर करें। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम लोग इसी ऊर्जा के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कीजिए।